बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम एक्साइज कांस्टेबल के पास पेपर को डिस्कस करेंगे। तो एक्साइज कांस्टेबल के हवाले से जो मेरी वीडियो है वो पहले ही चैनल पर मौजूद है। इन पर अप्लाई कैसे करना है इन जॉब्स पर, और इसके अलावा इनका काम क्या होगा, इनकी पे क्या होगी और इनका स्केड्यूल भी जैसे ही आएगा इंशाल्लाह वो भी आप लोगों के पास पेपर मैं आप लोगों से शेयर करूँगा विद एक्सप्लेनेशन। तो शुरू करते हैं। हमारा पहला सवाल है जी, हु हैज़ नरेटेड द मोस्ट अहादीस इन फीमेल्स, कि ख़वातीन में सबसे ज़्यादा जो अहादीस हैं वो किससे मंसूब हैं। तो इसके आगे चार ऑप्शन है, तो इसका जो राइट आंसर है वो हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, हज़रत आयशा से जो है सबसे ज़्यादा हदीस जो हैं वो मंसूब हैं। बाकी उम्महातुल मोमिनीन या इसके अलावा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटियां जितनी भी हैं उनमें सबसे जो ज़्यादा हैं फ़ीमेल्स की बात हो रही है ओवरऑल, यानी कि यहाँ पे अज़वाज मुताहरात का नहीं पूछा गया, ओवरऑल फ़ीमेल्स में पूछा गया है कि फ़ीमेल ख़वातीन में जो सबसे ज़्यादा मंसूब हैं अहादीस वो किससे हैं। तो इसका आंसर है हज़रत आयशा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द राशिदीन खिलाफा लास्टेड फॉर, जो खिलाफत राशिदा थी वो कितने साल रही। खिलाफत राशिदा का आप लोगों को पता होगा कि नबी पाक की वफ़ात के बाद जो अरसा शुरू होता है हज़रत अबू बकर की खिलाफत से लेके हज़रत अली की खिलाफत तक, जिसके अंदर जो थे 4 खुलफा शामिल थे, उनका जो टोटल अरसा बनता है वो कितना बनता है। तो इसका आंसर है 30 ईयर्स। उसके अंदर जो हज़रत अबू बकर के तकरीबन 2.5 साल हैं, हज़रत उमर के 10 से 11 साल हैं, हज़रत उस्मान के 10 से 11 साल और हज़रत अली के भी तकरीबन 5 साल बनते हैं। तो ये सारा अगर कुल मिलाया जाए अरसा तो ये तकरीबन 30 साल बनता है। तो इसका जो ड्यूरेशन था वो 30 साल था। नेक्स्ट है, ऑन विच डेट वाज द पाकिस्तान रेजोल्यूशन पास्ड। पाकिस्तान रेजोल्यूशन जिसको करारदाद पाकिस्तान कहा जाता है, करारदाद लाहौर भी कहा जाता है, वो कब पास हुई। उसका आंसर है 23 मार्च 1940, 23 मार्च 1940 को ये पास हुई थी। और जो पेश की थी ये मौलवी फजलुल हक, मौलवी ए के फजलुल हक, ये भी पूछा जा सकता है कि किसने पेश की थी, तो मौलवी फजलुल ए के हक ने। और जहाँ पे पेश की गई थी वो तब कहलाता था मंटो पार्क, ठीक है, और अब उसको बोला जाता है इकबाल पार्क। नेक्स्ट है जी, हु इज़ नोन एज आदम सानी। आदम सानी का लक़ब जो है वो किसका है। तो इसका आंसर है, आगे पैगम्बरों के नाम लिखे हुए हैं, तो इसका आंसर है हज़रत नूह अलैहिस्सलाम। हज़रत नूह को आदम सानी कहा जाता है, यानी कि दूसरा आदम। उनकी वजह ये थी कि एक तूफ़ान आया था जिसके अंदर जो था बनी नौ इंसान जो थी काफ़ी ज़्यादा उसके अंदर डूब गई थी, तो उसके बाद एक नई ज़िंदगी शुरू हुई थी, तो इस वजह से उनको आदम सानी कहा जाता है, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को। नेक्स्ट है, विच इज़ द नेशनल बर्ड ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान का कौमी परिंदा कौन सा है। तो इसका आंसर है जी चकोर। पाकिस्तान के जो कौमी परिंदा है वो चकोर है, और जो कौमी जानवर है वो मारखोर है, ठीक है, ये आपने याद रखना है। बाकी इसके अलावा जो कौमी चीज़ें हैं हमारी वो भी आपने देखनी है, जैसे कौमी खेल हमारा हॉकी है, इसी तरह से जो कौमी मशरूब है गन्ने का रस है, बाकी चीज़ें भी आपने देखी। इनमें से किसी भी चीज़ के बारे में पूछा जा सकता है कि कौमी चीज़ कौन सी है, नेशनल। नेक्स्ट है जी, फाइनेंशियल ईयर ऑफ पाकिस्तान स्टार्ट फ्राम। फाइनेंशियल ईयर यानी कि जो माली साल होता है वो कब से शुरू होता है। तो इसका आंसर है 1 जुलाई। माली साल जो होता है वो 1 जुलाई से शुरू होता है। 1 जनवरी से हमारा दूसरा कैलेंडर ईयर शुरू होता है। ये जो माली साल होता है, जैसे कि जून में बजट पेश किया जाता है हर साल, आपको पता है, तो ये जून में एंड हो जाता है। 1 जुलाई से लेकर 30 जून तक ये माली साल होता है। माली मामला जितने भी होते हैं गवर्नमेंट सेटअप में, ये सारे इस फाइनेंशियल ईयर के अकॉर्डिंग चलते हैं। नेक्स्ट है जी, डे ऑफ डिलीवरेंस वाज ऑब्जर्व्ड ऑन। डे ऑफ डिलीवरेंस जिसको उर्दू में योम निजात कहा जाता है वो कब मनाया जाता है। तो इसका आंसर है 22 दिसंबर 1939। कब मनाया गया था। तो ये 22 दिसंबर 1939 को मनाया गया था। और इसके पीछे जो वजह थी वो ये थी कि 1937 के अंदर जो इलेक्शन हुए थे जिसके अंदर कांग्रेस ने भारी कामयाबी हासिल की थी, उसके बाद कांग्रेसी वजारतें कायम हुई थी, उन्होंने मुसलमानों पे काफ़ी ज़्यादा मजालिम किए थे। तो ये फिर जब ख़त्म हुई थी उन्होंने इस्तीफ़े देना शुरू किए थे। तो 22 दिसंबर 1939 को उसके तौर पे एक योम निजात मनाया गया था उसकी याद में। तो ये इसका आंसर है। नेक्स्ट है जी, हु डिस्कवर पेंसिलिन। पेंसिलिन किसने दरियाफ्त की। तो इसका आंसर है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 1928 में ये दरियाफ्त की थी। नेक्स्ट है जी, नांगा पर्वत इज लोकेटेड इन विच रेंज। नांगा पर्वत जो है चोटी वो किस पहाड़ी सिलसिला के अंदर है। तो इसका आंसर है हिमालय। ये हिमालय के अंदर है। और केटू का अगर पूछा जाए वो किस सिलसिला के अंदर है तो वो कराक्रम है। वो आपने के से याद रखना है, के से केटू और के से कराक्रम। नांगा पर्वत जो है पाकिस्तान की दूसरी बड़ी चोटी है, पहले नंबर पे केटू है, उसके बाद नांगा पर्वत है, और इसकी जो ऊंचाई है वो 8126 मीटर है। ये भी आपने याद रखना है। जो केटू की ऊंचाई है वो भी आप याद रख सकते हैं, वो 8611 मीटर है। सबसे जो दुनिया की सबसे बड़ी है वो माउंट एवरेस्ट है। नेक्स्ट जो है फिर वो केटू आती है। नेक्स्ट है जी, हु इज़ द करंट चेयरमैन ऑफ काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियालॉजी ऑफ पाकिस्तान। जो चेयरमैन है इस्लामिक
आइडियालॉजी ऑफ पाकिस्तान के वो कौन हैं? तो इसका आंसर है मोहम्मद राग़िब हुसैन नईमी, ठीक है। और ये अपॉइंट हुए हैं मई 2024 में, मई 2024 से ये अपॉइंट हुए हैं, यानी इसी साल हुए हैं। और मैं उर्दू में इसका मतलब बता दूं तो इसको इस्लामी नज़रियाती कौंसल, जिसका आजकल एक फ़तवा भी वायरल हो रहा है VPN के हवाले से, जो फतवे देने के हवाले से एक बनाई गई है, या अगर किसी भी हवाले से जैसे इंटरेस्ट के मामलात होते हैं, सूद के मामलात होते हैं, तो मतलब इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी फतवा चाहिए हो गवर्नमेंट सेटअप पे, तो ये जो इस्लामी नज़रियाती कौंसल है उसका काम होता है, उसके अंदर कई उलमा शामिल होते हैं, तो वो इस पे काम करते हैं। तो उसके जो चेयरमैन हैं वो पहले डॉक्टर किबला अयाज थे और आजकल जो है मोहम्मद राग़िब हुसैन नईमी हैं। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द नेशनल करेंसी ऑफ चाइना? चाइना की नेशनल करेंसी कौन सी है? तो इसका आंसर है युआन। युआन जो है वो चाइना की नेशनल करेंसी है। इसके अंदर दूसरे ऑप्शन में आपको बता देता हूँ, यन लिखा हुआ है, यन जापान की करेंसी है। इसके अलावा लीरा लिखा हुआ है, ये तुर्की की करेंसी है। रुपी लिखा हुआ है, रुपी काफ़ी ज़्यादा ममालिक में है, पाकिस्तान में भी है, इंडिया में भी है, श्रीलंका में भी है, इंडोनेशिया की भी है। मतलब रुपी और डॉलर तो वैसे ही काफ़ी ज़्यादा ममालिक में यूज़ होता है। तो जो चाइना की करेंसी है वो उसके अंदर आंसर है युआन। नेक्स्ट है जी, व्हेन कायद-ए-आज़म ज्वाइन इंडियन नेशनल कांग्रेस? कायद-ए-आज़म ने जो थी इंडियन नेशनल कांग्रेस कब ज्वाइन की थी? तो इसका आंसर यहाँ पे 1906 है, यहाँ पे शायद गलती से लिखा गया 1913, तो ये यहाँ पे जो आंसर है 1913, ये जो है ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के लिए यूज़ होता है। ये आपने याद रखना है कि कायद-ए-आज़म ने जो नेशनल कांग्रेस ऑल इंडिया नेशनल कांग्रेस जो ज्वाइन की थी वो 1906 में ज्वाइन की थी। जो आपने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ज्वाइन की थी वो 1913 में की थी, और आपने जो कांग्रेस को छोड़ा था वो 1920 में छोड़ा था। तो ये सारी 3-4 डेट्स हैं, आपने याद रखनी है। मज़ीद आप इसके अंदर ये भी रख सकते हैं कि जो थी ऑल इंडिया मुस्लिम लीग कब बनेगी, तो ये 1906 में बनाई गई थी। तो ये सारी डेट्स आपने याद रखनी है। इस हवाले से कोई भी क्वेश्चन जो है वो पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है, हाउ मैनी कंट्रीज़ आर मेंबर्स ऑफ OIC? OIC जो है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन, पहले इसका नाम था, फिर इसका नाम चेंज करके कॉन्फ्रेंस रखा गया। तो ये कब बनाई गई? तो इसके अंदर कितने ममालिक हैं? तो इसका आंसर है 57। इसके अंदर 57 ममालिक हैं, और ये वैसे एडिशनल इंफॉर्मेशन है कि 1969 में बनाई गई थी, ठीक है। और अभी इसके अंदर जो करंट ममालिक हैं वो 57 है। इसके अंदर सिर्फ इस्लामिक ममालिक ही शामिल हैं। नेक्स्ट है जो इज़ द करंट चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान? पाकिस्तान के जो करंट चीफ जस्टिस हैं वो कौन हैं? तो ऑप्शन आ रहे हैं, तो ये इसमें देखें कि इसका आंसर है जस्टिस याह्या अफरीदी। जस्टिस याह्या अफरीदी पाकिस्तान के 30वें चीफ जस्टिस हैं, और इसके अलावा उन्होंने जो चार्ज संभाला है, अभी रिसेंटली संभाला है अक्टूबर 2024 में, पाकिस्तान के 30वें चीफ जस्टिस हैं। इससे पहले वाले जो थे वो काजी फाइज ईसा थे, और उससे पहले जो थे वो उमर अता बंदयाल साहब थे। अच्छा, नेक्स्ट है जी, करामन कातमीन मीन्स? करामन कातमीन का क्या मतलब है? तो इसका आंसर है इलस्ट्रियस राइटर्स, मतलब लिखने वाले। करामन कातमीन का जो मतलब है कि जो फरिश्ते हमारे अमाल लिखते हैं उनको करामन कातमीन बोला जाता है, और जो कब्र में हमसे पूछेंगे उनको बोला जाता है मुनकर नकीर। तो ये आपने डिफरेंस याद रखना है। नेक्स्ट है जी, द लखनऊ पैक्ट ऑफ 1960 वाज मेड बिटवीन? मुआहदा लखनऊ जो था 1916 का, वो तो ये किसके माबैन हुआ? तो ये इसका जो आंसर है वो है कांग्रेस और मुस्लिम लीग, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे ब्रिटिश एंड इंडिया भी लिखा हुआ है, हिंदूज एंड मुस्लिम भी लिखा हुआ है, तो ये आपने याद रखना है। वैसे हिंदुओं और मुसलमानों के दरमियान ही हुआ था एक्चुअल में, लेकिन किन दो जमातों के दरमियान हुआ था? तो ये आपने याद रखना है कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग के दरमियान हुआ था, ठीक है, लखनऊ पैक्ट। नेक्स्ट है जी, व्हेन डिड मोहम्मद बिन कासिम डिफीट राजा दाहिर? मोहम्मद बिन कासिम ने राजा दाहिर को शिकस्त कब दी थी? इसका आंसर है 712 ईस्वी में राजा दाहिर को शिकस्त दी थी सिंध में। नेक्स्ट है, हु वाज द रूलर ऑफ कश्मीर एट द टाइम ऑफ पार्टीशन? तकसीम के वक्त, तकसीम से मुराद है तकसीम बरसगीर, यानी जब पाकिस्तान बना था तो कश्मीर का जो रूलर था, हुक्मरान कौन था? तो इसका आंसर है हरी सिंह। तब इसका जो हुक्मरान था वो अंग्रेज़ों ने बेचा था कश्मीर जब 1846 में, तो वो गुलाब सिंह को बेचा था। यानी इसमें आपने ये याद रखना है, मैं आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ कि जब 75 लाख में 1846 में अंग्रेज़ों ने बेचा था कश्मीर, तो वो गुलाब सिंह को बेचा था, और जब तकसीम हुई थी, तकसीम बरसगीर यानी जब पाकिस्तान बना था, तो तब उसका जो हुक्मरान था वो हरी सिंह था। नेक्स्ट है जी, ओगरा स्टैंड्स फॉर? ओगरा जो है इसका मतलब क्या है? तो इसका आंसर है ऑयल एंड गैस रेगुलेटरी अथॉरिटी। ये जो ऑयल की या गैसेस की जो प्राइसेस डिफाइन करती है, जो उसको बोलते हैं ओगरा। नेक्स्ट है जी, रैम स्टैंड फॉर? तो इसका आंसर है रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम का जो मतलब है रैंडम एक्सेस मेमोरी है। रोम का भी पूछा जाता है तो इसका आंसर होता है रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। उसको चेंज नहीं किया जा सकता, जबकि ये होती है वॉलेटाइल मेमोरी होती है, इसको चेंज किया जा सकता है।
अच्छा नेक्स्ट है चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द टू टर्न डाउन। टर्न डाउन का क्या मतलब है, तो नीचे ऑप्शन दिए हुए हैं, तो उसका जो आंसर है वो रिजेक्ट है। टर्न डाउन का मतलब होता है मुस्तरद करना। 3+2 इज, तो आपने ये याद रखना है कि जब भी इस तरह की कोई भी सिचुएशन आए, यानी जिसके अंदर डिवाइड का भी ऑप्शन हो, मल्टीप्लाई का भी ऑप्शन हो, प्लस का भी माइनस का, तो आपने मल्टीप्लाई से शुरू करना है, सॉरी आपने डिवाइड से शुरू करना है। तो आपने डिवाइड से शुरू करना है, यानी कि आपने पहले डिवाइड का जो है अमल करना है, उसके बाद आपने मल्टीप्लाई का अमल करना है, फिर प्लस का, फिर माइनस का। अब जैसे यहाँ पे है 12 डिवाइड बाई 3, तो आपने 12 को मतलब 3 पे डिवाइड करें तो उसका आंसर आता है 4। इसमें 2 जो है वो जमा करें तो उसका आंसर आता है 6। तो जो भी सिचुएशन आ जाए आपने ये रूल याद रखना है कि पहले आपने डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, फिर प्लस, फिर माइनस। नेक्स्ट है जी विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्राइम नंबर। तो ये आगे दिए हुए हैं 12, 15, 9, 17 कि इनमें से प्राइम नंबर कौन सा है। प्राइम नंबर को उर्दू में जो बोलते थे मुफरद अदाद बोलते थे, और इसकी जो पहचान होती है वो ये होती है कि उस पर कोई जो है मतलब कोई भी उस पर फिगर डिवाइड नहीं हो सकता। अब जैसे यहाँ पे आप देखेंगे 12 पे फिगर डिवाइड हो सकते हैं, 2 भी हो सकता है, 3 भी, 4 भी, 15 पे भी हो सकते हैं, 9 पे भी हो सकते हैं, एक 17 है, 17 पे या 1 डिवाइड हो सकता है, ये 17 खुद हो सकता है। तो ऐसे जितने भी अदाद हैं जिस पे वो 1 डिवाइड हो या वो खुद जो है अदद वो डिवाइड हो, तो उसको बोलते हैं प्राइम नंबर। ठीक है, इसके अंदर जो है वो 17 है। नेक्स्ट है जी x 9, 25, 49, 81, 121 फाइंड द वैल्यू ऑफ x। सीरीज वाले क्वेश्चन होते हैं तो इसमें आपने ये ध्यान रखना है कि आपने सीक्वेंस को समझना है। अब ये देखें यहाँ पे 9 है, 25 है, 49 है, तो ये देखें तो ये किसी ना किसी का स्क्वायर है, यानी अब ये 9 लिखा हुआ है ये 3 का स्क्वायर है, 25 जो है ये 5 का स्क्वायर है, 49 है ये 7 का स्क्वायर है। तो अगर आप इसी सीरीज़ को देखें यानी कि पीछे की तरफ चलते जाएँ तो 121 से शुरू करें तो ये 11, फिर 9, 7, 5, 3, यानी कि 3 का स्क्वायर है आखिरी जो 9 वाला है। तो x की जगह पे क्या आएगा, तो x जाहिर बात है कि इसमें 1 आएगा, 1 का स्क्वायर भी 1 ही होता है, तो इसका आंसर 1 आएगा। द एंटोनिम ऑफ एम्बिगुअस इज, एम्बिगुअस का मतलब होता है मुबहम। तो इसका जो मतलब है, इसका मतलब जो उल्ट है वो कौन सा लफ्ज़ है, तो इसका मतलब है क्लियर यानी साफ। नेक्स्ट है फीलिंग द करेक्ट प्रीपोजिशन आई विल बी रेडी द टाइम यू गेट हेयर, तो इसका आंसर है बाई, आई विल बी रेडी बाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है दी वर्ड पेयर गिवन इन द फॉलोइंग क्वेश्चन हैज़ ए सर्टेन रिलेशनशिप। ठीक है, तो आपने ये इसमें देखना है कि रिलेशनशिप किस तरह का है। इसमें इनकरेज और रिस्ट्रिक्ट, इनकरेज होता है किसी को काम पे उकसाना, रिस्ट्रिक्ट होता है रोकना। तो ये जो रिलेशनशिप दिया गया ये उल्ट दिया गया है, तो आपने नीचे ऐसा रिलेशनशिप ढूंढना है जिसके अंदर जो चीज़ें हैं वो उल्ट हैं। अब जैसे लाफ स्माइल है तो ये उल्ट नहीं है, हंसना या मुस्कुराना एक ही चीज़ होती है। गेन का मतलब हासिल करना, सक्सीड का मतलब भी कामयाबी होता है, तो ये भी नहीं है। डर्थ और सरप्लस, ये इसका मतलब होता है सरप्लस ज्यादती होती है, और डर्थ जो होता है इसका मतलब होता है कमी, तो इसका आंसर ए है। नेक्स्ट है जी टर्न टू पैसिव वाइज, ये पैसिव वाइज है, ये मैं आपको पास पेपर से क्वेश्चन बता रहा हूँ, तो आपने हर तरह से देखना है। अब ये पास पेपर के मतलब पैसिव वाइज के क्वेश्चन है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्या है, प्रीपोजिशन क्या है, तो आपने ये हर चीज़ देखनी है। मतलब आपको ये अगर रूल पता होंगे एक्टिव वाइज, पैसिव वाइज के, डायरेक्ट इनडायरेक्ट के, तो तभी आप ये हल कर पाएंगे। मतलब एग्जैक्टली वही सवाल तो नहीं आ सकता, जनरल नॉलेज का आ सकता है, पाक स्टडी का आ सकता है, इंग्लिश में या मैथ में वो सवाल तभी आएंगे जब आपको फार्मूले का पता होगा, जब आपको रूल्स का पता होगा। जैसे एक्टिवाइज पैसिवाइज हो गए या डायरेक्ट इनडायरेक्ट या दूसरी चीज़ें जो हो गई, तो ये आपने उन पर फोकस करना है, उसके बाद ही आप ये इसका जो है आंसर दे पाएंगे। अच्छा यहाँ पे है जी द चाइल्ड चूज द हेड, तो यहाँ पे देखें कि ये फ़िक्रा है किसका, तो ये पास इंडेफिनेट का फ़िक्रा है। ठीक है, पास इंडेफिनेट का ये फ़िक्रा है। अगर आपको रूल का पता होगा कि उसका पैसे वाइज कैसे बनता है, तो उसका पैसे वाइज बनता है कि उसके साथ जो होता है वाज लगा के फिर थर्ड फॉर्म लगाते हैं। तो इसमें आप देखें तो शुड, वाज बीइंग, लेकिन वाज बीइंग जो है वो पास कंटिन्यूस का फ़िक्रा है, और इसके अलावा जो लिखा हुआ है इस वाला लिखा हुआ है ये प्रेजेंट कंटिन्यूस का फिक्र है। तो द हैट वाज चूजन बाय द चाइल्ड, ये सी जो इसका ऑप्शन है वो करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट है जी ईडियम, ए पाइप ड्रीम मीन्स, ईडियम है पाइप ड्रीम्स, इसका मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब है इन एन इम्प्रैक्टिबल विश, वो ख्वाहिश जिस पे अमल ना किया जा सके उसको बोलते हैं पाइप ड्रीम। नेक्स्ट है द सिनोनिम ऑफ रेडिकेट इज, रेडिकेट का जो सिनोनिम है उसका जो एक जैसा मैनी है वो कौन सा है, तो इसका आंसर है एलिमिनेट। एलिमिनेट का मतलब ये होता है खारिज करना, रेडिकेट का मतलब ये होता है खारिज करना। नेक्स्ट है जी विच बुक रिटन बाई एट्रीब्यूटेड टू हज़रत अली अलैहिस्सलाम, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से कौन सी जो है वो बुक मंसूब है, तो इसका आंसर है नहजुल बलागा, हज़रत अली ने नहजुल बलागा लिखी थी। नेक्स्ट है जी बैटल इन विच होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नॉट पार्टिसिपेटेड इज नोन एज, जिस जंग में नबी पाक ने शिरकत नहीं की उसको क्या बोलते हैं, तो इसको सरिया बोलते हैं। ठीक है,
नेक्स्ट है व्हाट वाज द ड्यूरेशन ऑफ हज़रत अली खिलाफत, हज़रत अली की जो खिलाफत थी उसका ड्यूरेशन अरसा कितना था। तो इसका आंसर है 4 साल। वैसे जो तकरीबन इसका अरसा है वो 4 साल और 9 महीने यानी तकरीबन 5 साल बनता है। अगर ऑप्शन आता है 4 साल या 5 साल का तो आपने 5 साल पे क्लिक करनी है क्योंकि 5 साल के ज़्यादा करीब है वो। अच्छा नेक्स्ट है बिफोर इस्लाम फ्राइडे वाज कॉल्ड, इस्लाम से पहले जुमा को किस नाम, जुमा के दिन को किस नाम से पुकारा जाता था। इसका आंसर है योमल अरूबा। नेक्स्ट है विच एनिमल वाज रिजाइडिंग विद दी असहाब कहफ, असहाब कहफ के साथ जो था कौन सा जानवर था। कैमल, डंकी, डॉग, नन ऑफ दीज। तो उसके साथ जो था वो डॉग था। असहाब कहफ के साथ बड़ा मशहूर वाक़या है कुरान पाक के अंदर भी जिसका जिक्र है। तो ये जो सवाल थे ये पास पेपर में से लिए गए थे। आपने जैसे मैंने पहले बताया है कि इंग्लिश की या मैथ की या आपने फार्मूलाज वगैरह याद करने हैं तभी आप जो है पेपर हल कर पाएंगे। बाकी जनरल नॉलेज के हवाले से और करंट अफेयर्स के हवाले से भी जो है मेरी वीडियोस काफ़ी ज़्यादा मौजूद है चैनल पे, आप वो देखें। इंशाल्लाह आपका जो है टेस्ट पास होगा। मज़ीद आपका कोई सवाल हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो आपको अच्छी लगी तो उसको लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।